हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय का रिवीजन करने का प्रयास किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का रिवीजन सेशन। हम लोग बायोलॉजी को देख रहे थे, बायोलॉजी में पोषण को देख रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पोषण को समाप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग मुख तक देख चुके थे, तो उससे आगे आज देखने का प्रयास करेंगे। मुख से भोजन ऑसोफेगस के रास्ता एस्टोमिक यानी आमाशय में आता है। याद रखिए, मुख से भोजन कहाँ जाएगा? ऑसोफेगस के रास्ता आमाशय में भोजन जाएगा, जहाँ भोजन का संग्रहण और पाचन का काम शुरू होता है। याद रखिएगा, आमाशय में क्या होता है? भोजन का संग्रहण और पाचन का काम शुरू होता है। आगे, आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उसमें से एक भाग म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो चिपचिपा होता है। याद रखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा होता है? चिपचिपा होता है। इसी चिपचिपे भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है। याद रखिएगा। आगे, इस गैस्ट्रिक जूस में 3 कंपोजिशन पाया जाता है। याद रखिए, इस गैस्ट्रिक जूस से 3 कंपोजिशन पाया जाता है, जो है HCl, पेप्सिन और रेनिन। याद रखिएगा, HCl, पेप्सिन और रेनिन। आगे, अब ये HCl का कार्य। HCl का कार्य क्या है? तो HCl एक प्रबल अम्ल है। यह भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। याद रखिएगा, HCl जो है भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है और भोजन में हानिकारक पदार्थ को नष्ट करता है। याद रखिएगा। आगे, HCl जो है एंजाइम को सक्रिय बनाता है। याद रखिए, HCl क्या करता है? एंजाइम को सक्रिय बनाता है। आगे पेप्सिन देखिए, पेप्सिन है, यह जो है सामान्य प्रोटीन को पचाता है। याद रखिए, पेप्सिन क्या करता है? सामान्य प्रोटीन को पचाता है। आगे, रेनिन यह दूध को पचाने वाला एंजाइम है। याद रखिए, रेनिन क्या है? दूध को पचाने वाला एंजाइम है, जो बच्चे में अधिक निकलता है। याद रखिए, जो बच्चे में सबसे अधिक निकलता है। नोट, माँ का दूध सर्वोत्तम दूध है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। याद रखिए, माँ के दूध में एंटीबॉडी पाया जाता है। नोट, दूध जो है पूर्ण आहार नहीं है, क्योंकि उसमें विटामिन C और आयरन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा। आगे, मिश्रित भोजन जो है पूर्ण आहार है। याद रखिए, मिश्रित भोजन पूर्ण आहार है। आगे पाचन तंत्र में लीवर और पैंक्रियाज 2 पाचन ग्रंथि है, जो आमाशय के पास है। याद रखिए, पैंक्रियाज और लीवर क्या ग्रंथि है, जो आमाशय के पास है। इसकी भोजन पचाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लीवर और पैंक्रियाज की जो भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो लीवर को पढ़ते हैं। लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिए, लीवर क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जिगर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, लीवर को जिगर भी कहा जाता है। आगे, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम पित्त या बॉयल जूस का निर्माण करना है। लीवर का मुख्य काम क्या है? पित्त या बॉयल जूस का निर्माण करना है। आगे, जूस में 2 प्रकार की पदार्थ होता है। याद रखिए, जो बॉयल जूस का निर्माण किया उसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाया जाता है। एक बॉयल सॉल्ट और दूसरा बॉयल पिगमेंट। याद रखिएगा। तो बॉयल सॉल्ट क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। याद रखिए, बॉयल सॉल्ट क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। बॉयल सॉल्ट जो है यह फैट को तोड़ता है। याद रखिएगा, बॉयल सॉल्ट क्या करता है? फैट को तोड़ता है। आगे, अब ये बॉयल पिगमेंट के 2 भाग हैं। बॉयल पिगमेंट के 2 भाग हैं, एक बाइलोरुबिन और एक बाइलवर्डिन। याद रखिएगा, एक बाइलोरुबिन और एक बाइलवर्डिन। बाइलोरुबिन का रंग पीला होता है। याद रखिए, बाइलोरुबिन कैसा होता है? पीला होता है। और बाइलवर्डिन कैसा होता है? हरा होता है। याद रखिएगा। आगे, बाइलोरुबिन की अधिकता से जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा। आगे, जॉन्डिस से जो है लीवर प्रभावित होता है। जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। आगे, लीवर में रक्त का थक्का बनाने वाले 2 प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिन और फाइब्रिजीन। याद रखिएगा, रक्त में जो रक्त की जो थक्का बनाता है 2 प्रोटीन कौन है? फाइब्रिन और फाइब्रिजीन है, जो कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। आगे, लीवर की भूमिका अमोनिया के मेटाबॉलिक क्रिया से है। याद रखिए, लीवर की भूमिका किस में है? तो अमोनिया के मेटाबॉलिक क्रिया से है। इसी कड़ी में अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होता है, जो किडनी के द्वारा बाहर निकलता है। याद रखिएगा। आगे, नोट, पेशाब में गंध जो है अमोनिया के कारण देता है। याद रखिएगा। लीवर जो है याद रखिएगा, लीवर टॉक्सिन प्रभावी, यानी टॉक्सिन मतलब क्या, जहरीला। लीवर जो है टॉक्सिन प्रभाव को कम करता है, याद रखिएगा।
लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे अधिक होती है, परंतु ब्रेन में सबसे कम होता है, याद रखिएगा। आगे, लीवर कुछ जो है विटामिन को भी संचित रखता है जो वसा में घुलनशील है। जैसे वसा में कौन कौन से घुलनशील है? A, D, E, K। आगे, लीवर शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है, याद रखिए, लीवर शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। लीवर ग्लाइकोजेन यानी ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को भी संचित करता है, याद रखिएगा। लीवर जो है ग्लाइकोजेन यानी ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को भी संचित करता है। आगे, लीवर वसा का इमल्सिफिकेशन यानी वसा को छोटे छोटे रूप में तोड़ता है, याद रखिए। लीवर क्या करता है? वसा को इमल्सिफिकेशन यानी छोटे छोटे रूप में तोड़ता है। आगे, बॉयल जूस का स्रावन लीवर से होता है, जबकि एस्टोर पित्ताशय यानी गैल ब्लैडर में होता है, याद रखिएगा। पित्ताशय कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से स्रावित होता है, लेकिन जमा संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन फंसता है, याद रखिएगा। लीवर जो है निम्नलिखित का स्टोर करता है, याद रखिए। लीवर जो है निम्नलिखित चीज़ों का स्टोर करता है, जैसे आयरन, फैट, सोलबिन, विटामिन बता ही चुके हैं, A, D, E, K और ग्लाइकोजेन का ये स्टोर करता है। आगे, लीवर निकालता है या स्रावित करता है बॉयल जूस का, याद रखिए। लीवर जो है क्या चीज़ को निकालता है? तो बॉयल जूस को निकालता है। आगे, अल्कोहल के अधिक सेवन से, याद रखिएगा, अल्कोहल के अधिक सेवन से जो है सीरोसिस नामक बीमारी होती है। नोट, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिए। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। आगे, एकमात्र मेमेल जो अविकसित बच्चे को जन्म देता है और अपने मर्सुपियन बैग में रखता है, वो कौन है? कंगारू है, याद रखिएगा। आगे, अब आइए पैंक्रियाज यानी अग्नाशय को पढ़ते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। जो दूसरा कौन सा है? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। आगे, यह एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी याद रखिएगा। इस कड़ी में एंजाइम और हार्मोन का स्रावन यानी निकालता है। तो एंजाइम कौन निकालता है? हार्मोन कौन निकालता है? तो एक्सोक्राइन जो है एंजाइम निकालता है और एंडोक्राइन हार्मोन निकालता है। आगे, एंडोक्राइन ग्लैंड को, याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड को आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा जाता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जाना जाता है। इससे जो है संबंधित 3 प्रकार की कोशिका है, याद रखिएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है 3 प्रकार की कोशिका संबंधित है। कौन कौन है? तो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। आगे, अल्फा कोशिका जो है ग्लाइकोजेन हार्मोन का स्रावन करता है, याद रखिएगा। अल्फा कोशिका किसको निकालता है? ग्लाइकोजेन हार्मोन को निकालता है। बीटा कोशिका क्या निकालता है? इंसुलिन को निकालता है। और डेल्टा कोशिका किस चीज़ को निकालता है? सोमैटोट्रोपिन को निकालता है, याद रखिए। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को कौन निकालता है? तो डेल्टा कोशिका निकालता है। आगे, एंडोक्राइन पार्ट से निकलने वाले हार्मोन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऑटोमेटिक, याद रखिएगा। बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे, सामान्य मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 mg प्रति 100 ml होता है, रक्त में होता है, याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 mg प्रति ml रक्त में होता है। आगे, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह होती है, याद रखिएगा। अब विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आगे, एस्पार्टम मधुमेह की दवा, याद रखिए। एस्पार्टम क्या है? मधुमेह की दवा है। आगे, अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो है 3 एंजाइम निकलते हैं, याद रखिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड से कितने एंजाइम निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, याद रखिए। तीनों जो है कहाँ से निकलता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। तो नोट, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो है फैट यानी वसा का पाचन करता है, याद रखिएगा। तीनों बीबिया है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज फैट यानी वसा का पाचन करता है। आगे, अब ये छोटी आंत भोजन को पचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखिए। छोटी आंत क्या करता है? सबसे अधिक भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसी अंग में फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। याद रखिएगा, फैट, छोटी आंत में ही जो है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आगे, छोटी आंत में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे भिलाई कहा जाता है। याद रखिएगा, छोटी आंत में जो है एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? भिलाई कहा जाता है। यह भिलाई खाद्य पदार्थ में मौजूद आवश्यक पोषक तत्व को, याद रखिएगा, अवशोषित करती है। इस कड़ी में इस प्रक्रिया को, याद रखिए, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण या अवशोषण कहा जाता है। भिलाई क्या करता है? तो आवश्यक जो है पोषक तत्व को जो है अवशोषित करता है। इस क्रिया को एसिमिलेशन या स्वांगीकरण या अवशोषण कहा जाता है। आगे, शरीर का सबसे लंबा अंग छोटी आंत। याद रखिएगा, सबसे लंबा कहेगा तो छोटी आंत, सबसे बड़ा तो लीवर होगा, और दूसरा सबसे बड़ा तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय होगा। आगे, तो याद रखिएगा, शरीर का सबसे लंबी अंग जो है छोटी आंत है, जो 6 से 8 मीटर लंबा होता है या 22 से 23 फीट लंबा होता है। आगे, अब ये बड़ी आंत का मुख्य काम ग्लूकोज, खनिज, लवण का बार बार जो है अवशोषण करना है। आगे, इस क्रम में अपचित भोजन जो है रेक्टम के सहारे बाहर निकल जाता है। इस तरह पोषण का चैप्टर समाप्त होता है और बायोलॉजी का सेशन भी यही समाप्त करते हैं और अगला सेशन संविधान का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं संविधान में आज का सेशन है, आज का टॉपिक है संघ की विधायिका। याद रखिएगा, तो संघ की विधायिका के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज जो है राष्ट्रपति को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भारत का कार्यपालिका प्रधान और संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा। आगे, भारत का प्रथम नागरिक जो प्रोटोकॉल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और प्रोटोकॉल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। आगे, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 52 क्या कहता है? तो आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। याद रखिएगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति अपने समस्त अधिकारियों का उपयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। याद रखिएगा, क्या कह रहा है? यानी आर्टिकल 53 कहता है राष्ट्रपति अपने समस्त अधिकारों का उपयोग जो है अपने अधीनस्थ के माध्यम उपयोग करेगा, अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। आगे, नोट, अधीनस्थ का अर्थ है, याद रखिएगा, अधीनस्थ का अर्थ क्या है? तो मंत्रिपरिषद जिसका गठन प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्रियों का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अधीनस्थ कहा जाता है। आगे, अब ये नोट, मंत्री जो है व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक तौर पे मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। याद रखिएगा। आगे, आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा हटाने की क्रिया है जिसे महाभियोग कहा जाता है। याद रखिए, आर्टिकल 61 में क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहा जाता है। आगे, आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति है। आगे, अब राष्ट्रपति की योग्यता क्या कहता है? तो भारत का वह एक नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा करता हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो और पागल दिवालिया न हो। नोट, लाभ के पद की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया और लाभ के पद का अपवाद जो है कौन कौन है? तो राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराज्यपाल का पद, मंत्री का पद और राज्यपाल का पद। ये सब क्या है? लाभ के पद का अपवाद है। लाभ के पद का व्याख्या किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने किया था। आगे, नोट, मूल संरचना की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम केरल ने किया था। याद रखिएगा। आगे, अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो आयरलैंड के हेयर पद्धति पर आधारित है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव किस पे आधारित है? आयरलैंड के हेयर पद्धति पे आधारित है। आगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति से या वरीयता के आधार पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आगे, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल देखता है। याद रखिएगा। आगे, नोट, लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राज्यसभा और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य जो है
राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है, याद रखिएगा। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। आगे, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है एवं जमानत की राशि 15,000 है जो आरबीआई के पास जमा होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? 15,000। और प्रस्तावक कितना? 50, अनुमोदक 50। आगे, नोट, जमानत की राशि बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 वोट लाना अनिवार्य होता है। याद रखिएगा, वैध मत अपना जो है राशि, जमानत राशि बचाने के लिए राष्ट्रपति को जो है 1/6 वोट लाना, वैध मतों का 1/6 वोट लाना अनिवार्य होता है। आगे, कोरम या गणपूर्ति कितना है? 1/10। कोरम यानी कोरम जो है संसद को चलाने के लिए कितना जरूरी है? 1/10। आगे, एकमात्र राष्ट्रपति जो है वीवी गिरी थे जिन्हें द्वितीय चक्र की गणना द्वारा विजेता घोषित किया गया था। याद रखिएगा, एकमात्र वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिसे द्वितीय चक्र की गणना के द्वारा विजेता घोषित किया गया था। आगे, वीवी गिरी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट मांगने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। याद रखिएगा। आगे, वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो रेलवे ट्रेड यूनियन के सदस्य थे। आगे, राष्ट्रपति की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है योगदान या शपथ की तिथि से। याद रखिएगा। आगे, राष्ट्रपति को शपथ संविधान के संरक्षण को दिलाया जाता है। याद रखिए, राष्ट्रपति को शपथ किस चीज़ का दिलाया जाता है? संविधान के संरक्षण का दिलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। याद रखिएगा। इस तरह संविधान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में राष्ट्रपति के शक्ति को देखने का प्रयास करेंगे और अगला सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आज जो है उद्योग को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। उद्योग द्वितीय क्रिया का भाग है। याद रखिए, उद्योग क्या है? द्वितीय क्रिया का। प्राथमिक क्रिया का कौन सा है? कृषि है। आगे, राष्ट्रीय आय में इसकी हिस्सेदारी 30% है। याद रखिएगा, उद्योग का जो है राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत हिस्सा है? 30% है। जबकि बिहार राज्य में जो है 19% जो है उद्योग का हिस्सेदारी है। आगे, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई थी। याद रखिए, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1948 में बनाई गई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में बनाई गई जिसमें जो है भारी उद्योग पे बल दिया गया। याद रखिएगा। इसी कड़ी में स्टील सेक्टर यानी इस्पात उद्योग पे जो है अत्यधिक बल दिया गया। इसी कड़ी में दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस या सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। याद रखिएगा। आगे, नोट, भारत विश्व का दूसरा स्टील उत्पादक देश हो गया है, पहला चीन है। याद रखिएगा, स्टील उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा? दूसरा है। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। आगे, नोट, उद्योग का मानक जो है 8 कोरम क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, उद्योग का मानक कितना क्षेत्र है? 8 कोरम क्षेत्र है। आगे, भारत के उद्योग को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है। एक कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। तो आज जो है कृषि आधारित उद्योग को खत्म करेंगे और अगले सेशन में खनिज आधारित उद्योग को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं कृषि आधारित उद्योग। इसके 4 मुख्यतः उदाहरण हैं। कृषि आधारित उद्योग के कितने उदाहरण हैं? 4। पहला सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा चीनी उद्योग, तीसरा कागज उद्योग और चौथा जूट उद्योग। याद रखिएगा। आगे, तो कृषि आधारित उद्योग को पढ़ते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग में पहला जो है सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना उद्योग है। याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग क्या है? सबसे पुराना उद्योग है एवं दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। याद रखिएगा, पहला सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला रेलवे है। याद रखिएगा। आगे, इसकी प्रायोगिक शुरुआत 1818 में, याद रखिएगा, यानी सूती वस्त्र उद्योग का जो है प्रायोगिक शुरुआत जो है 1818 में फोर ग्लास्टर यानी कलकत्ता में, लेकिन इसकी सफलतापूर्वक शुरुआत जो है 1854 में बम्बई में कावस जी और डावस जी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, सूती वस्त्र का जो है प्रायोगिक शुरुआत 1818 में फोर ग्लास्टर कलकत्ता में, लेकिन इसकी सफल शुरुआत जो है 1854 में बम्बई में कावस जी और डावस जी के सहयोग से हुआ। आगे, सूती उद्योग में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। दूसरे सूती उत्पादन में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे गुजरात है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। याद रखिएगा। आगे, नोट, सबसे अधिक सूती मिल तमिलनाडु में है,
लेकिन सूती वस्त्र की राजधानी महाराष्ट्र को कहा जाता है। याद रखिए, सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? महाराष्ट्र को कहा जाता है। आगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे, भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखिए, भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे, अब ये चीनी उद्योग, इसका कच्चा माल गन्ना है। याद रखिए, चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना है। बिहार में चंपारण और देश में उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। याद रखिए, बिहार में जो है चंपारण सबसे अधिक और उत्तर प्रदेश, देश में जो है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है। आगे, 1904 में, याद रखिए 1904 में सारण मरहोरा, याद रखिए 1904 में सारण मरहोरा में चीनी मिल की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। याद रखिएगा। आगे, कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला तो सूती वस्त्र उद्योग है। आगे, चीनी उत्पादन में पहला स्थान जो है महाराष्ट्र का है, लेकिन सबसे अधिक चीनी मिल जो है उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा। आगे, अब आइए कागज उद्योग। यह वन आधारित उद्योग है जिसका विकास सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन सफल विकास लखनऊ से हुआ था। याद रखिएगा। आगे, नेपानगर मध्य प्रदेश जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे, अब ये जूट उद्योग, विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित जो है जूट उद्योग रहा, बावजूद इसके जो है भारत पहले स्थान पर जूट उत्पादन में है। याद रखिएगा। आगे, जूट का केंद्र जो है रिसार पश्चिम बंगाल में खोला गया था। जूट का केंद्र कहाँ खोला गया था? रिसार पश्चिम बंगाल में खोला गया था। जूट के लिए मुख्य उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। जूट के लिए मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। दूसरा स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम क्षेत्र है। आगे, नोट, भारत का पहला तटीय स्टील प्लांट संयंत्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था और यहाँ जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। याद रखिएगा। आगे, अब ये अन्य बातें, रेशम उद्योग में कर्नाटक पहले स्थान पे है और यह जो है शहतूत के पत्ते से प्राप्त किया जाता है। आगे, शहतूत के प्रजाति, देखिए शहतूत के 3 प्रजाति याद रखिए VBI है, एरी, तसर और मूंगा। एरी, तसर और मूंगा किसके प्रजाति है? शहतूत की प्रजाति है। याद रखिएगा। रेशम की प्रजाति कौन कौन सी है? एरी, तसर और मूंगा। याद रखिएगा। आगे, मूंगा रेशम पे जो भारत का एकाधिकार है। याद रखिएगा, मूंगा पे जो है भारत का एकाधिकार है। नोट, रेशम बनाने की कला भारत ने चीन से सीखा था। रेशम बनाने की कला जो है भारत ने किससे सीखा? चीन से सीखा। यह प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। याद रखिएगा, जो लार्वा से बनता है, जो शहतूत के पत्ते पे मिलता है। लार्वा कहाँ मिलता है? शहतूत के पत्ते पे मिलता है। आगे, नोट, बिहार में भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। आगे, नोट, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। आगे, बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? टका। याद रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। नोट, राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल के संसद का नाम है। याद रखिएगा। आगे, चटगांव बंदरगाह जो कहाँ है? तो बांग्लादेश में। याद रखिए, चटगांव बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। हब्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। और चारबाहर बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। याद रखिएगा। इस तरह ज्योग्राफी को सेशन यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री में हम लोग आधुनिक इतिहास देख रहे थे। आधुनिक इतिहास में आज जो है 1857 की क्रांति को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। तो इसका कारण को समझते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। याद रखिए, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। कब हुई? तो 10 मई। 10 मई का डेट याद रखिएगा। आगे, यद्यपि इसकी पहली पृष्ठभूमि बैरकपुर बंगाल में 29 मार्च 1857 को हुई थी। याद रखिएगा, बैरकपुर बंगाल में कब इसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी? 29 मार्च 1857 को, जब 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूसगन की हत्या कर दी गई। याद रखिए, बाघ और ह्यूसगन की हत्या किसने की थी? मंगल पांडे ने किया था। आगे, इस विद्रोह का मुख्य कारण आर्थिक था। याद रखिए, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक था। लेकिन अन्य कारण जैसे डलहौजी की हड़प की नीति एवं तत्कालीन कारण, याद रखिएगा, तत्कालीन कारण में ब्राउन वेस राइफल के जगह
एनफील्ड राइफल ने ले लिया, जिसमें जो है कारतूस के लिए भ्रम फैलाया गया था। आगे नोट, भारत में सिपाही विद्रोह पूर्व में भी 1764 में बंगाल में और 1860 में बेल्लोर में हुआ था, याद रखिएगा। आगे तो बंगाल में कब हुआ था सिपाही विद्रोह? 1764 में, और बेल्लोर में कब हुआ था? 1806 में। आगे नोट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, याद रखिएगा। आगे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पाम स्टोन थे, याद रखिए, हिट क्वेश्चन है। रॉबर्ट पाम स्टोन जो है भारत के जो है 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। आगे अब ये 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो वी.डी. सावरकर ने कहा था, याद रखिएगा। आगे 1857 की क्रांति को मुस्लिम हिंदू संघर्ष आउटरम ने कहा था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को जो है हिंदू मुस्लिम संघर्ष किसने कहा था? आउटरम ने कहा था। आगे अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो है डलहौजी ने दिया था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति को जो है अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? डलहौजी ने दिया था। आगे बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष रीज ने कहा था, याद रखिए। 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच की संघर्ष किसने कहा था? रीज ने कहा था। आगे अब यह विद्रोह का विस्तार, 1857 के विद्रोह का विस्तार, तो सबसे पहले मेरठ में 10 मई को हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद 11 मई को दिल्ली में हुआ था, ये दोनों का डेट याद रखिएगा। आगे तो सबसे पहले मेरठ में 10 मई और दिल्ली में 11 मई को। दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर, सेनापति इसका कौन था? बख्त खान था, याद रखिएगा। दिल्ली में दमन कौन कर रहा था? तो निकोलस और हडसन, याद रखिएगा। दिल्ली में दमन कौन कर रहा था? निकोलस और हडसन। लेकिन भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर और उनका सेनापति बख्त खान। आगे अब ये झांसी में कौन भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहा था? तो लक्ष्मीबाई। और दमन कौन कर रहा था? तो हीरोज, याद रखिएगा। हीरोज ने लक्ष्मीबाई को एकमात्र की उपाधि दिया था, याद रखिए। एकमात्र की उपाधि किसने दिया था? हीरोज ने किसको दिया था? रानी लक्ष्मीबाई को। आगे तो याद रखिए, झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था? लक्ष्मीबाई। और अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज कौन दमन कर रहा था? हीरोज को याद रखिएगा। आगे अब ये कानपुर से कौन कर रहे थे नेतृत्व? तो नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे। और इधर दमन कौन कर रहा था? तो कैम्पबेल और नील ने कर रहा था, याद रखिए। कैम्पबेल और नील जो है कानपुर से दमन कर रहा था, और नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे। आगे नाना साहब का मूल नाम क्या था? दुदू पंत, याद रखिए। नाना साहब का मूल नाम क्या था? दुदू पंत। और तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। आगे नाना साहब नेपाल चले गए, याद रखिएगा। नाना साहब जो है कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। आगे अब ये लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता था? महक परी कहा जाता था, याद रखिए। बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है? महक परी कहा जाता था। आगे इसका दमन कौन कर रहे थे? कैंपबेल, याद रखिएगा। लखनऊ से दमन कौन कर रहा था? कैंपबेल कर रहा था। आगे अब ये जगदीशपुर आरा बिहार, यहाँ से कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। इसका दमनकारी अंग्रेज को याद रखिएगा, टेलर थे, याद रखिएगा। जगदीशपुर से जो है वीर कुंवर सिंह और उसके भाई अमर सिंह जो है नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेज कौन था? तो टेलर था, जो दमन कर रहा था। आगे अब है इलाहाबाद से कौन कर रहा था नेतृत्व? तो लियाकत अली खान जो है नेतृत्व कर रहे थे। और दमन कौन कर रहा था? तो नील, याद रखिएगा। इलाहाबाद से जो है दमन कौन कर रहा था? तो नील कर रहा था। और नेतृत्व कौन कर रहा था? लियाकत अली खान जो है नेतृत्व कर रहा था। आगे अब है बरेली से कौन कर रहा था नेतृत्व? खान बहादुर खान, याद रखिएगा। बरेली से जो नेतृत्व कौन कर रहा था? खान बहादुर खान। और दमन कौन कर रहा था? कैंपबेल, याद रखिएगा। कैंपबेल जो है लखनऊ कानपुर और बरेली का जो है जो दमन कर रहा था, याद रखिएगा। आगे अब ये फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अहमदुल्ला, याद रखिए। फैजाबाद से जो है भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अहमदुल्ला। और यहाँ से दमन कौन कर रहा था? तो फैजाबाद से दमन जो है कैंपबेल ही कर रहा था, याद रखिएगा।
आगे अब आइए 1857 का परिणाम। 1857 के क्रांति का परिणाम क्या निकला? तो यह विद्रोह जो है विफल हो गया और विद्रोहियों का नेता बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। आगे नोट, राम सिंह यानी कुका विद्रोह के नेता थे जिनका मृत्यु भी रंगून में हो गया। आगे कंपनी के शासक का अंत हो गया। याद रखिए, कंपनी का शासन का अंत हो गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। आगे 1858 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान है। जैसे पहला है कंपनी का शासन अंत कर दिया गया। आगे गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, अर्थात अब भारत पर जो है क्राउन का शासन होगा और वायसराय जो है क्राउन के प्रति जवाबदेह होगा। आगे अब ये भारत सचिव नामक जो है नए पद का सृजन किया गया। पहले भारत सचिव कौन बने? वुड। पहले भारत सचिव कौन बने? वुड बने। आगे भारत सचिव के सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद होगा। ये भारत सचिव जो है ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होगा। याद रखिए, भारत सचिव जो है किसके प्रति जवाबदेह होगा? संसद के प्रति। और वायसराय किसके प्रति? क्राउन के प्रति। याद रखिएगा। आगे 1858 के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। याद रखिए, 1858 के समय कौन था? तो महारानी विक्टोरिया थी और इसीलिए 1858 के अधिनियम को, याद रखिएगा, 1858 के अधिनियम को जो है विक्टोरिया की घोषणा या महारानी की घोषणा या नवंबर की घोषणा के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, 1858 के अधिनियम को क्या क्या नाम दिया गया? तो विक्टोरिया की घोषणा, महारानी की घोषणा या नवंबर की घोषणा के नाम से जाना जाता है। आगे यह घोषणा जो है इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। याद रखिए, 1858 के अधिनियम को कौन पढ़ा था? कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। आगे पील कमीशन ने सेना के पुनर्गठन पर बल दिया था। याद रखिए, पील कमीशन का संबंध किससे है? सेना के पुनर्गठन से है। आगे नोट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस तरह हिस्ट्री के सेशन को भी यही समाप्त करते हैं और अगला सेशन करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं करंट का सेशन जो 26/7/2023 को पढ़ाया गया है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यूएई में किया जाएगा, जो फरवरी 2024 में होगा। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की पहली मंत्रिय सम्मेलन की पहली बैठक जो है 1996 में सिंगापुर में हुआ था। याद रखिएगा। आगे इसका 12वां सम्मेलन जो है 2022 में जेनेवा में हुआ था। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की 2022 में जो है 12वां सम्मेलन जेनेवा में हुआ था। आगे WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड अभी की वर्तमान में हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। याद रखिएगा, WTO में वर्तमान सदस्यों की संख्या 164 है। WTO में वर्तमान सदस्यों की संख्या 164 है। अफगानिस्तान नवीनतम सदस्य है। याद रखिएगा, अफगानिस्तान जो है WTO में नवीनतम सदस्य शामिल हुआ है। अरे ललन टॉप बातें क्या? G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। यह 18वें क्रम का है। इसके शेरपा अमिताभ कांत है। आगे ब्रिक्स 2023 का सम्मेलन कहाँ किया गया? साउथ अफ्रीका में किया गया। G7 2023 का सम्मेलन कहाँ किया गया? जापान में किया गया। G7 में कितने देश शामिल है? तो 7 देश शामिल हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। याद रखिएगा, भारत जो है G7 में शामिल नहीं है। आगे SCO का 2023 में सम्मेलन भारत में किया गया है। इसमें 9वां देश शामिल हुआ है। याद रखिएगा, ईरान। SCO का 9वां देश कौन सा है जो शामिल हुआ है? ईरान। आगे तिमोर लेस्टे जो है आसियान का 11वां देश है। याद रखिएगा, जो सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। फिनलैंड का 31वां देश जो है, फिनलैंड जो है 31वां देश नाटो में शामिल हुआ है। याद रखिएगा, ईरान जो है SCO का 9वां देश है जो शामिल हुआ है। आगे मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला देश है। आगे अब एक काम की बात, COP 28 2023 में UAE में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, COP 28 जो है 2023 में UAE में आयोजित किया जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निर्णय लिया है कि समलैंगिक माता पिता, लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह को जो है
प्रतिबंधित कर दिया है। याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निर्णय लिया है कि लिंग परिवर्तन, ट्रांसजेंडर विवाह और समलैंगिक माता पिता को प्रतिबंधित किया है। आगे, रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। और राजधानी इसका कहाँ है? मॉस्को। याद रखिएगा, रूस का राजधानी मॉस्को है। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉसमॉस है, या मॉस। याद रखिए, रोसकॉसमॉस जो है रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और रूस के नेविगेशन सिस्टम का नाम ग्लोनास है। याद रखिए, रूस के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? ग्लोनास है। आगे, अब ये ललन टॉप बातें हैं। नवतेज कौर केस में कहा गया समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है, और धारा 377 को हटा दिया गया। आगे, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, 47 हो जाता है। याद रखिएगा, सामान्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 44 + XY होता है। इसी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुष में जो है किन्नर, नपुंसक और स्त्री के गुण आ जाते हैं। याद रखिएगा। आगे, रूस और तुर्की दो महाद्वीप एशिया और यूरोप में स्थित है। याद रखिएगा, रूस और तुर्की जो है दो महाद्वीप एशिया और यूरोप में स्थित है। आगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है WEP यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान इस वर्ष कौन सा है? 127 है। याद रखिए, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 127वां है। अब एक काम की बात, यूरोप और एशिया को, याद रखिएगा, यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत अलग करता है और यूराल नदी अलग करता है। यूरोप और एशिया को जो है यूराल पर्वत और यूराल नदी अलग करता है। यूराल नदी जो है यूराल पर्वत से निकलती है। आगे, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन जो है जोहान्सबर्ग में किया गया। याद रखिएगा, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन जोहान्सबर्ग में किया गया है। इसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी शामिल हुए हैं। याद रखिएगा, ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा। आगे, ब्रिक्स का 2021 में सम्मेलन भारत में हुआ था। 2022 में ब्रिक्स का सम्मेलन चीन में हुआ था। 2023 में ब्रिक्स का सम्मेलन साउथ अफ्रीका में होगा और 2024 में ब्राज़ील में होगा। याद रखिएगा। आगे, ब्रिक्स के बैंक का नाम क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, ब्रिक्स का बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेल्मा रोसेफ है। याद रखिएगा, डेल्मा रोसेफ है जो वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है अध्यक्ष है। याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? मिस्र है। याद रखिएगा। आगे, अब ललन टॉप बातें। साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। आगे, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पहली बार आयोजन हुआ है जो साउथ अफ्रीका में किया गया है। इसके विजेता जो है भारत बना है, इंग्लैंड को हरा के। याद रखिएगा। आगे, ए लॉन्ग टू वॉक टू फ्रीडम बुक जो है नेल्सन मंडेला की है। याद रखिएगा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है पुस्तक किसके हैं? नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है, जिस दिन गौरव सर का बर्थडे है। आगे, अब एक काम की बात, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा, उल्टे यू आकार में। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा। आगे, ये चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय शुभंकर शर्मा बना है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, इनका रैंक जो है 8वां रैंक है। याद रखिएगा। आगे, अब ये ब्रिटिश ओपन क्या है? तो ब्रिटिश ओपन जो है दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है। याद रखिएगा। आगे, इसका जो है 151वां क्रम जो हाल ही में संपन्न हुआ है। आगे, इस वर्ष अनिर्बान लाहिरी, आदित्य अशोक, जीव मिल्खा सिंह और ज्योति रंधावा का संबंध गोल्फ खेल से। याद रखिएगा, अनिर्बान लाहिरी, आदित्य अशोक, जीव मिल्खा सिंह और ज्योति रंधावा का गोल्फ खेल से संबंधित है। आगे, योनेक्स सनराइज ओपन जो है मेल विजेता कुंडलावुत बना है और फीमेल विजेता एनसी यांग बनी है। याद रखिएगा, योनेक्स सनराइज ओपन का खिताब जो है मेल में जो है कुंडलावुत जीता है और फीमेल में एनसी यांग जीता है। आगे, ऑर्लियंस ओपन जो है प्रियांशु रजावत जीता है। याद रखिए, ऑर्लियंस ओपन कौन जीता है? प्रियांशु रजावत जीता है। आगे, कनाडा ओपन जो है लक्ष्य सेन जीता है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन,
और स्विस ओपन जो है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। आगे मलेशिया ओपन हाल ही में एच प्रणय ने जीता है, याद रखिएगा। मलेशिया ओपन कौन जीता है? एच प्रणय ने जीता है। आगे 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को एशियाई पैसिफिक पुरस्कार, याद रखिए, हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जो है भाईखला स्टेशन मुंबई को मिला है। भाईखला स्टेशन कहाँ है? मुंबई में है, जिसे जो है यूनेस्को एशियाई पैसिफिक पुरस्कार मिला है। यूनेस्को एशियाई पैसिफिक पुरस्कार की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुआ था। यह पुरस्कार जो है सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और जीर्णोद्धार के लिए दिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। भाईखला स्टेडियम जो है, भाईखला स्टेशन जो है 69 साल पुराना है, याद रखिए। भाईखला स्टेशन जो है 69 साल पुराना है। अब ये ललन टॉप बातें आइए। हरियाणा पुलिस को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हाल ही में दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है उत्तराखंड को दिया गया था। आगे सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है हाल ही में? सुदरुदा रेलवे स्टेशन जो हुबली में है, जो कर्नाटक, याद रखिए, हुबली कर्नाटक में है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, याद रखिए। सुदरुदा स्वामी हुबली जो रेलवे स्टेशन है इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर है। इससे पहले कौन था सबसे लंबा स्टेशन? तो गोरखपुर का। आगे अब एक काम की बात है, भारत की वर्तमान विश्व धरोहर की संख्या जो है 40 है, याद रखिए। भारत की वर्तमान विश्व धरोहर की संख्या कितनी है भारत में? 40 है, जिसमें 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, 1 जो है मिश्रित है। मिश्रित कौन सा? कंचनजंगा, याद रखिएगा। 40वां नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? धौलावीरा जो गुजरात में है। आगे 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जुलाई 2023 को, वीवीआई क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड संसद की पहली महिला फांगनोन कोन्याक बनी है, याद रखिए। फांगनोन कोन्याक जो है नागालैंड संसद की पहली महिला है जिसने जो है 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा की अध्यक्षता की है। आगे राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? तो उपराष्ट्रपति है, जगदीप धनखड़ है। आगे भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। पीटी उषा राज्यसभा के एमपी भी है, याद रखिए। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है, याद रखिएगा। और दूसरी सुमित्रा महाजन है। आगे अब तक मात्र 2 ही महिला जो है लोकसभा के अध्यक्ष बनी हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे, याद रखिए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, याद रखिए। आगे नए संसद भवन को पढ़ते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा सीट कितना है? 888 है। राज्यसभा सीट 384 है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसके वास्तुकार विमल पटेल थे, याद रखिए। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल थे। टाटा कंपनी ने इसे बनाया है। और किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आगे राज्यसभा जो है कमल के प्रतीक है, याद रखिए। राज्यसभा जो है नए संसद भवन में कमल का प्रतीक है। आगे 28 मई को जो है वीर सावरकर की जयंती पे इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। आगे इसमें जो है संगोल की स्थापना किया गया है, याद रखिए। नए संसद भवन में संगोल की स्थापना किया गया है। इसकी लंबाई 5 फीट है, जिसके ऊपर जो है नंदी की प्रतिमा है। आगे 7वां क्वेश्चन आइए, हाल ही में G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक जो है तमिलनाडु चेन्नई में हुआ है, याद रखिएगा। हाल ही में G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक जो है तमिलनाडु चेन्नई में हुआ है। इसके अमिताभ कांत शेरपा है। आगे G20 2023 की मेजबानी कौन कर रहे हैं? भारत कर रहे हैं। ये 18वां संस्करण है। थीम इसका क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। आगे याद रखिएगा। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ किया गया था? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया था, याद रखिए। पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में किया गया था। आगे G20 रोजगार समूह की पहली बैठक कहाँ किया गया था? जोधपुर राजस्थान में किया गया था। आगे G20 सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ किया गया था? खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया था। आगे एससीओ की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है, याद रखिएगा। G20 में 19 देश और एक यूरोपियन संघ शामिल है। आगे G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया बाली में किया गया था, याद रखिएगा। G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? भारत कर रहा है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। आगे 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया, याद रखिएगा।
हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया। इसका थीम क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना। आगे, इसका पहला सम्मेलन 2019 में उत्तराखंड में हुआ था। याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का पहला बैठक कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में 2019 में किया गया था। आगे, अब ललन टॉप बातें क्या है? तो खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल वंश ने बनवाया था, जो मध्य प्रदेश में है। आगे, नागर शैली और पंचातल शैली में बनाया गया था। आगे, कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो मंदिर के अंदर है। याद रखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मंदिर के अंदर है। आगे, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। चीफ गेस्ट इसमें जो मोहम्मद इरफान गुआना के राष्ट्रपति थे। आगे, HCL ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है तुमकुर कर्नाटक में स्थापित किया। याद रखिएगा, HAL कंपनी एशिया की जो है सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर कर्नाटक में स्थापित किया गया। आगे, मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो है मऊगंज जो है रीवा से अलग होकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश का 54वां जिला जो है उज्जैन से अलग होकर नागदा को बनाया गया। याद रखिए, 54वां जिला नागदा है और 53वां जिला मऊगंज है। आगे, खजुराहो में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 जो है फाइटर प्रशिक्षण 3 पायलट याद रखिए 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल का शुभारंभ किया। याद रखिए, खजुराहो में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल का शुभारंभ किया है। वो 3 पायलट प्रोजेक्ट स्कूल कौन कौन सा है? द इंडियन फ्लाइट अकादमी, दूसरा फ्लाइट ओला एविएशन अकादमी, तीसरा हेलीकॉप्टर FTO। ये जो है 3 जो है हेलीकॉप्टर पायलट प्रशिक्षण केंद्र खजुराहो में खोला गया है। आगे, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला जो है गिग वर्कर्स बिल जो है राजस्थान ने पारित किया है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में देश का पहला जो है गिग वर्कर्स बिल जो है राजस्थान ने पारित किया है। गिग वर्कर्स किसको कहा जाता है? तो कंपनी के अस्थायी कर्मचारी को गिग वर्कर्स कहा जाता है। आगे, राइट टू हेल्थ बिल जो है लागू करने वाला कौन सा देश है? राजस्थान है। अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू करने वाला कौन सा राज्य है? झारखंड पहला राज्य है। चलने का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। अहिंसा और शांति विभाग की स्थापना राजस्थान ने किया है। याद रखिए, अहिंसा और शांति विभाग की स्थापना किसने किया है? राजस्थान ने किया है। आगे, 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, लियोन मारचंद जो फ्रांस के तैराक है। याद रखिए, लियोन मारचंद जो है फ्रांस के तैराक हैं। इन्होंने 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिन्होंने 400 मीटर दूरी को जो है 4 मिनट 2.5 सेकेंड में पार किया है। याद रखिएगा, यह माइकल फेल्पस के रिकॉर्ड को तोड़ा है। याद रखिए, जो माइकल फेल्पस कहाँ के रहने वाले थे? USA अमेरिका के रहने वाले थे। आगे, माइकल फेल्पस कुल 28 पदक जो है ओलंपिक में जीत चुके हैं। 32 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हुए हैं। याद रखिएगा, माइकल फेल्पस कहाँ के थे? अमेरिका के थे। आगे, लियोन मारचंद ने यह रिकॉर्ड जो है विश्व तैराकी चैंपियनशिप में स्थापित किया है। याद रखिएगा, यह रिकॉर्ड जो है लियोन मारचंद कहाँ स्थापित किया है? तो विश्व तैराकी चैंपियनशिप में स्थापित किया है। आगे, भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से है। कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? शतरंज से है। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो यह जम्मू कश्मीर की है। ये आर्मलेस तीरंदाज है। याद रखिए, शीतल देवी क्या है? कौन है? तो आर्मलेस तीरंदाज है। आगे, पूजा यादव का संबंध किससे है? तो योगासन में गोल्ड जीती थी, इसीलिए ये जो है 36वां राष्ट्रीय खेल जिसमें योगासन शामिल किया गया था, उसमें जो है गोल्ड जीती थी। 36वां राष्ट्रीय खेल जो है गुजरात में हुआ था। आगे, 11वां और अंतिम क्वेश्चन है, एच द व्हील टर्नस किताब जो है के लेखक जो है रंजीत प्रताप है। याद रखिए, एच द व्हील टर्नस किताब के लेखक कौन है? रंजीत प्रताप है, जिसका विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। इस तरह करंट का सेशन भी समाप्त होता है और सेशन को भी यहीं समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।